नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीति आयोग की रिपोर्ट पर अखिलेश यादव का तंज, बोले भाजपा सरकार की नाकामी के हैं तमगे। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अचानक आजमगढ़ जा रहे हैं अखिलेश यादव, सांसदीय या विधायकी में से क्या छोड़ेंगे सपा मुखिया, ये आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि शिवसेना सांसद का बीजेपी पर बड़ा आरोप, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कर रही है फिल्म का प्रचार। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस के बाद अब भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी में आम आदमी पार्टी, मंडी में रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राघव चड्ढा जाएंगे राज्यसभा, आम आदमी पार्टी ने पंजाब से तय किए 5 नाम। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान होने जा रहा है तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि क्या गुजरात में बन पाएगी भाजपा की सरकार, हाँ या ना में जरूर बताइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। नीति आयोग की रिपोर्ट पर अखिलेश यादव का तंज, बोले भाजपा सरकार की नाकामी के तमगे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। सोमवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि भाजपा के राज में नीति आयोग के प्रथम बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब 3 राज्यों में शामिल है। सबसे अधिक कुपोषण में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है और बाल व किशोर मृत्यु दर श्रेणी में पूरे देश में उत्तर प्रदेश सबसे खराब स्थिति में है। ये भाजपा सरकार की नाकामी के तमगे हैं और इस दौरान अखिलेश यादव ने फोटो भी पोस्ट किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नागर हवेली में सबसे ज्यादा गरीबी है और वहीं 27.36% लोग गरीब हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 12.58% और दिल्ली में 4.79% लोग गरीब हैं। बिहार में कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या भी सबसे ज्यादा है और इसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर है। मातृत्व स्वास्थ्य से वंचित आबादी, स्कूल नहीं जाने, रसोई, ईंधन और बिजली से वंचित लोगों के मामले में भी बिहार की स्थिति सबसे खराब है। तो दोस्तों, नीति आयोग की रिपोर्ट ने भाजपा के शासन की खोल कर रख दी है पोल, और उत्तर प्रदेश को लेकर जो खुलासे हुए हैं उस पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए बोला कि ये है भाजपा सरकार की नाकामी के तमगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अचानक आजमगढ़ जा रहे हैं अखिलेश यादव, सांसदीय या विधायकी में से क्या छोड़ेंगे सपा मुखिया, ये बना हुआ है सवाल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी को भले ही हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन आजमगढ़ समेत 5 जिलों में समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप मारा है। नतीजे आने के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अचानक आजमगढ़ के लिए रवाना हुए हैं। बताया जा रहा है कि वो मुलाकात करेंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सड़क मार्ग से अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद उनका ये पहला आजमगढ़ दौरा है और वो सबसे पहले सदर विधायक दुर्गा यादव के घर जाएंगे, उसके बाद अतरौलिया विधायक के घर जाएंगे और सबसे आखिर में मुबारकपुर के विधायक के घर जाएंगे। अखिलेश यादव अभी होली पर सफाई भी गए थे और वहां उन्होंने करहल की जनता व कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। अखिलेश यादव करहल से विधायक बने हैं। विधायक बनने के बाद अखिलेश यादव अभी ये नहीं तय कर पाए हैं कि उन्हें करहल विधानसभा से इस्तीफा देना है या आजमगढ़ लोकसभा सीट से। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवसेना सांसद का बीजेपी पर बड़ा आरोप, गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी कर रही है फिल्म का प्रचार। जी हां दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को कहा कि कश्मीर फाइल्स संघ परिवार से प्रेरित फिल्म है जिसे अगला चुनाव जीतने के लिए रिलीज किया गया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक कॉलम रोक टोक में राउत ने कहा कि फिल्म कश्मीर फाइल्स में कई सच्चाई दफन है जो अगले चुनाव का एजेंडा है। राउत ने यह भी कहा है कि कश्मीर फाइल्स को पुरस्कार मिलेगा और इसके निर्देशक को जल्द ही पद्मश्री या पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से राजनीति की जा रही है ये सब होना तय है। इस फिल्म के माध्यम से हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी हो रही है। कश्मीर में हिंदू पंडितों को अत्याचारों का सामना करना पड़ा। हमें खेद है कि वो अभी तक घर नहीं लौटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीरी पंडितों को वापस लाने का वादा किया था, इसे अभी तक पूरा क्यों नहीं किया गया? कश्मीर में विकास क्यों नहीं हुआ? कश्मीर में बेरोजगारी क्यों नहीं गई? और आप कब तक केवल हिंदू मुस्लिम एजेंडे पर चुनाव जीतने जा रहे हैं? इसके साथ कश्मीर मुद्दे का राजनीतिकरण करना सही नहीं है और ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। अब उन्हें वापस लाने का अपना वादा पूरा करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। तो दोस्तों,
ऐसा कह करके संजय राउत ने भाजपा को घेरने की कोशिश की है और आरोप लगाया है कि फिल्म का प्रचार सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कर रही है भारतीय जनता पार्टी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के बाद अब भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी में आम आदमी पार्टी। मंडी में रोड शो करेंगे केजरीवाल। जी हां दोस्तों, पंजाब में कांग्रेस को हराने के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजरें भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हिमाचल प्रदेश पर है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंडी में रोड शो करने जा रहे हैं। खास बात है कि मंडी राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का क्षेत्र है और खबर है कि केजरीवाल 6 अप्रैल को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ रोड शो करेंगे। आम आदमी के प्रभारी रत्नेश गुप्ता बताते हैं कि हमने अपना अभियान शुरू करने के लिए मंडी को 2 कारणों से चुना। पहला, ये मध्य में स्थित है और दूसरा, ये फिलहाल हिमाचल प्रदेश की राजनीति का केंद्र। के प्रवक्ता गौरव शर्मा ने कहा कि ये अपने आप में ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा क्योंकि राज्य की राजनीतिक आकार बदल देगा और जो अब तक बड़े स्तर पर 2 धुरों वाली बनी हुई है। आम आदमी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता केजरीवाल और मान का स्वागत करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राघव चड्ढा जाएंगे राज्यसभा। आम आदमी पार्टी ने पंजाब से तय किए 5 नाम। जी हां दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी अब राज्यसभा की चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। दरअसल 31 मार्च को पंजाब की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से विधायक और पंजाब के पार्टी प्रभारी राघव चड्ढा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है और इसके अलावा प्रोफेसर संदीप पाठक, क्रिकेटर हरभजन सिंह राज्यसभा के लिए नामांकन भर सकते हैं। राघव चड्ढा का राज्यसभा से उम्मीदवार बनना लगभग तय माना जा रहा है। उनकी उम्र 33 साल की है और चड्ढा अगर राज्यसभा पहुंचते हैं तो देश में सबसे कम उम्र के राज्यसभा सांसद होंगे। इससे पहले 35 साल की मैरी कॉम सबसे युवा सांसद बनी थी। दरअसल आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 117 में से 92 सीटों पर जीत हासिल की है। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी राज्यसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। राघव चड्ढा दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से 2020 में पहली बार विधायक चुने गए और इससे पहले वो पार्टी के ट्रेजरर के रूप में काम कर चुके हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री बनारस से चुनाव लड़ सकते हैं तो मैं आसनसोल से क्यों नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा पर होने वाले चुनाव के लिए टीएमसी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने खुद को बाहरी बताने के लिए रविवार को भाजपा पर निशाना साधा और पूछा कि पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसा क्यों नहीं कहती जो बनारस से चुनाव लड़ते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने पश्चिम वर्धमान जिले के अंडल हवाई अड्डे पर पत्रकारों से कहा कि उन्हें विश्वास है कि आसनसोल की जनता तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी के नाम पर वोट डालेगी जो बंगाल के विकास के लिए हमेशा खड़ी रही हैं। सिन्हा ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री जैसी राष्ट्रीय हस्ती का कहीं और से चुनाव लड़ना स्वीकार है तो मेरे लिए भी ये होना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर साधा निशाना और कही ये बड़ी बात। जी दोस्तों, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व बीजेपी पर निशाना साधा। इस संबंध में न्यूज एजेंसी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जानकारी दी है। आरजेडी नेता व लालू प्रसाद यादव के छोटे पुत्र तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा कि जो नीतीश कुमार के साथ रहेगा उसे वो इस्तेमाल कर खत्म ही कर देंगे। और वहीं बिहार विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी द्वारा अपने प्रत्याशी को मुजफ्फरपुर से टिकट देने पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। बीजेपी को टारगेट करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा को किसी सहयोगी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस अपने से मतलब है और आरएसएस के एजेंडे से मतलब है। बता दें कि बीते शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने बोचहां से आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी ने प्रदेश महासचिव और पूर्व विधायक बेबी कुमारी के नाम की घोषणा की है। बीजेपी को तगड़ा झटका, 36 नेता कांग्रेस में शामिल, बोले मुख्यमंत्री के विचार से हूं प्रभावित। जी हां दोस्तों, अगले साल राजस्थान विधानसभा में चुनाव होना है और चुनाव से पहले ही दल बदल का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी के 36 से ज्यादा कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कोटा उत्तर से विधायक और गहलोत कैबिनेट में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल की मौजूदगी में 36 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वहीं अभी कई बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस में आने को तैयार हैं। इस मौके पर शांति धारीवाल ने बताया कि आप सभी का देश की सबसे पुरानी पार्टी में स्वागत है। बीजेपी का दामन छोड़कर आने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बताया कि पार्टी और संगठन में उनके काम को तवज्जो नहीं दिया जा रहा था, साथ ही लोगों की समस्याओं का समाधान
समाधान नहीं किया जा रहा था। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विचारधारा और संसदीय मंत्री धारीवाल की व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लोगों ने होली के बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का मूड बनाया था और इसी कड़ी में कांग्रेस का दामन थामा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव बोले, प्रदेश में शपथ ग्रहण से पहले ही शुरू हुई आपराधिक गतिविधियां, बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के संरक्षण में अपराधियों ने बिना खौफ अपनी अवांछनीय गतिविधियां शुरू कर दी हैं। साथ ही कहा कि बीजेपी के राज्य में पहले भी भय और भ्रष्टाचार का बोलबाला था और अब तो दोबारा सत्ता में आने से असामाजिक तत्वों को अहंकारी नेतृत्व का भी साथ मिल गया है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकार की वापसी पर दुद्धी बुलडोजर पर हुड़दंगियों ने बारात निकाली, पुलिस मूक दर्शक बनी रही। राज्य में दोबारा छल बल से आई बीजेपी सरकार से जनता की उम्मीदों पर पानी फिरा और चारों ओर निराशा का कोहराम है। अभी तो शपथ भी नहीं हुई है, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विक्रम मजीठिया की बढ़ेंगी मुश्किलें, पंजाब की भगवंत मान सरकार ने ड्रग्स केस की जांच एसआईटी को सौंपी। जी हां दोस्तों, अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया से जुड़े ड्रग्स केस की जांच के लिए पंजाब की भगवंत मान सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। पंजाब के डीजीपी वीरेश कुमार भावरा ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया से जुड़े ड्रग्स मामले की जांच के लिए एआईजी एस राहुल की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाली एक नई एसआईटी टीम का गठन किया है। जांच ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी जांच की निगरानी करेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने ड्रग्स को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। साथ ही कहा था कि सरकार बनने के ठीक बाद ड्रग्स गिरोह में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चुनाव में मजीठिया को हार का सामना करना पड़ेगा और इससे पहले विक्रम सिंह मजीठिया पर पिछले साल 20 दिसंबर को एनडीपीएस कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था और इस मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 24 जनवरी को मजीठिया की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका खारिज कर दी थी और इसके बाद उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की गई। पंजाब विधानसभा चुनाव की वजह से विक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी तक रोक लगा दी थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गोवा और मणिपुर के बाद उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद पर सवाल, दिल्ली में भाजपा का मंथन जारी। जी हां दोस्तों, 4 राज्यों में दोबारा सरकार बनाने की तैयारी कर रही भारतीय जनता पार्टी में मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा में मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन जारी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां योगी आदित्यनाथ का सीएम के रूप में नाम सामने आया है। इधर तीनों राज्यों के बड़े नेता लगातार राजधानी दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक कर रहे हैं। उत्तराखंड के पुष्कर धामी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार धामी ने कहा कि सरकार गठन की प्रक्रिया जारी है, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। गोवा के प्रमोद सावंत और मणिपुर के एन बीरेन्द्र सिंह की तरफ से भी यही प्रतिक्रिया मिली है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। डीजल की कीमतों में 25 रुपए प्रति लीटर का इजाफा, मुंबई में 122 रुपए के पार पहुंच गया दाम। जी हां दोस्तों, थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल कीमतों में 25 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि थोक ग्राहकों को बिक्री वाला डीजल 25 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों पर 40% के उछाल के बाद ये कदम उठाया गया है। हालांकि पेट्रोल पंपों के जरिए बेचे जाने वाले डीजल की खुदरा कीमतों में कोई महीने पेट्रोल पंपों की बिक्री में 20% का उछाल आया है। इस बेड़े के परिचालकों और मॉल जैसे थोक उपभोक्ताओं ने पेट्रोल पंप से ईंधन खरीदा है। आमतौर पर वो पेट्रोलियम कंपनियों से सीधे ईंधन की खरीद करते हैं। इससे ईंधन की खुदरा बिक्री करने वाली कंपनियों का नुकसान बढ़ा है। सबसे अधिक प्रभावित नायरा एनर्जी, जियो बीपी और सेल जैसी कंपनियां हुई हैं। बिक्री बढ़ने के बावजूद इन कंपनियों ने अभी तक मात्रा में कमी नहीं की है, लेकिन अब पंपों के लिए परिचालन आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं रह गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम नीतीश पर बिफरे गिरिराज सिंह, पूछा बेगूसराय में हिंदू सुरक्षित नहीं तो कहां जाए हिंदू। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के बेगूसराय में होली के दिन 2 समुदायों के बीच मारपीट की घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में नीतीश पर हमला बोला और कहा कि मुस्लिमों की बढ़ती आबादी से डर नहीं लगता है, कट्टरवादी सोच
सोच से डर लगता है। बेगूसराय में 2 दिनों में 2 पक्षों के बीच विवाद को लेकर गिरिराज सिंह जिला प्रशासन से काफी नाराज नजर आए हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर बेगूसराय में ही हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा तो वो कहां जाएगा। जिला प्रशासन रजवाड़ा की घटना से संबंधित साक्ष्य नष्ट करने में जुटा हुआ है। घटना की सीसीटीवी डीवीआर को जब्त कर लिया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जिन्ना ने देश को एक बार बांटा, दोबारा बांटना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर तीखा हमला। जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्ना ने एक बार देश का बंटवारा किया था, बीजेपी वाले दोबारा बंटवारा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस देश में गांधी को दोबारा मत मरने दो, मंदिर तो लोग बनाएंगे, बीजेपी वाले मंदिर क्यों बना रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर बर्बाद हो गया है। बीजेपी वाले चाहते हैं कि 5 किलो राशन दो और लोग मोदी मोदी करने लगे। उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ हाथ इसलिए मिलाया था क्योंकि जम्मू के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था। मुफ्ती साहब को वाजपेयी साहब के साथ काम करने का अच्छा अनुभव था। सिर्फ हिंदू मुसलमान से काम नहीं चलता। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में हालात खराब है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हर गांव में बीजेपी से मुकाबले के लिए तैयार रहने को कार्यकर्ताओं को उद्धव ठाकरे ने दिया संदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना कार्यकर्ताओं को सभी मोर्चों पर भाजपा से मुकाबला करने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। उद्धव ठाकरे ने विशेष रूप से अपनी पार्टी से शिवसेना के भगवा को बदनाम करने वाले भाजपा के सभी प्रयासों को नष्ट करने के लिए कहा है। रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि बीजेपी का हिंदुत्व अवसरवाद का हिंदुत्व है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें दिखाओ कि राज्य हिंदुत्व के विचारों से भरा हुआ है। हम हिंदू हैं और आखिरी सांस तक हिंदू रहेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता सभी गांव तक पहुंचे और उन्हें अपना हिंदुत्व दिखाएं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में 24 मार्च को भाजपा विधायक दल की बैठक। शुक्रवार को होना है शपथ ग्रहण समारोह। जी हां दोस्तों, यूपी में बीजेपी विधायक दल की बैठक अब 24 मार्च को होगी और इस बैठक में विधायक अपना नेता चुनेंगे जो बाद में यूपी के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। इस बैठक के लिए इस बार अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया गया है और उनके साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। 25 मार्च को शाम 4 बजे लखनऊ के इकाना स्टेडियम में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी समेत अखिलेश यादव और मायावती तक को आमंत्रित किया गया है। दोस्तों मुस्लिम यादव गठजोड़ पर लौट आई है समाजवादी पार्टी। 14 यादवों और 2 मुस्लिमों को दिया टिकट। जहां दोस्तों विधानसभा चुनावों में यादव और मुस्लिम की जगह बड़े पैमाने पर अन्य जातियों के प्रत्याशी उतारने वाली समाजवादी पार्टी एक बार फिर अपने कोर वोट बैंक पर लौटने लगी है। 9 अप्रैल को होने वाली विधान परिषद के चुनाव में प्रत्याशियों का चयन इस ओर इशारा करता है। सपा ने 36 एमएलसी सीटों के लिए होने वाले चुनाव में अब तक 18 प्रत्याशियों की घोषणा की है। इनमें 14 यादव और 2 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। सपा ने लखनऊ उन्नाव सीट से सुनील साजन, बाराबंकी से राजेश कुमार यादव, इलाहाबाद से वासुदेव यादव समेत 10 प्रत्याशियों को टिकट दे दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस और यूक्रेन से लड़ाई के बाद जबरदस्त महंगाई बढ़ने वाली है। राहुल गांधी और शशि थरूर का बड़ा बयान। बोले महंगाई से हालात हो जाएंगे बद से बदतर। रूस यूक्रेन युद्ध से भारत को जबरदस्त नुकसान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से बहुत सी चीज़ें महंगी हो रही है। ये भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। इसी बीच अब महंगाई के मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। शनिवार को राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर एक ट्वीट किया था और रविवार को शशि थरूर ने एक ट्वीट कर दिया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का 25वां दिन है और हर गुजरते दिन के साथ ये युद्ध तेज होता जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि राहुल गांधी और शशि थरूर ने कुछ ज़रूरी दावे किए हैं और आपको बता दें दोस्तों कि राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई सभी भारतीयों पर एक तरह का टैक्स ही है। कीमतों में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी ने गरीबों और मिडिल क्लास को रूस यूक्रेन युद्ध से पहले ही रौंद दिया था और अब ये कीमतें और बढ़ेंगी क्योंकि कच्चा तेल $100 प्रति बैरल से अधिक हो चुका है। खाने पीने की चीज़ों के दाम 22% तक बढ़ सकते हैं और ग्लोबल सप्लाई चेन में बाधाएं आ रही हैं। अब सरकार को कुछ करना चाहिए और लोगों की रक्षा करनी चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों अक्सर तमाम मुद्दे पर अपनी राय रखने वाले कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने कहा है कि दुनिया भर में करीब 30% गेहूं, 17% मक्का और लगभग आधे से अधिक सूरजमुखी के तेल का निर्यात यूक्रेन और रूस से होता है
और युद्ध की वजह से दोनों देशों में इन सब चीज़ों की खेती बहुत अधिक प्रभावित हुई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वोट पाने के लिए मोदी सरकार ने लुटा दिया खजाना, बनाई ऐसी योजना कि बेतहाशा बढ़ गया राजकोषीय घाटा, यशवंत सिन्हा का बयान। जी हाँ दोस्तों, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का मानना है कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कल्याण योजनाओं पर भारी खर्च की वजह से राजकोषीय स्थिति पर काफी बुरा असर पड़ा है और राजकोषीय घाटा असामान्य रूप से काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। सिन्हा ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि किसी को भी सरकार की। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।